ओके, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे नीट और जेई के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पास हम लोग पिछले दो क्लासेस में, पिछले दो वीडियो में हमने क्या देखा है, एमसीक्यू में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आते हैं जेई मेंस में या फिर नीट में, वो सब देखे हैं। अभी जो देखेंगे वो थ्योरेटिकल बेस है, मतलब एकदम जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पास देखो तो गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा तो। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। यही पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं क्वेश्चन, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। जब हमने गुणित अनुपात पढ़ा था तब मैंने बताया था कि गुणित अनुपात को किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो गुणित अनुपात को किसने प्रतिपादित किया है, गुणित अनुपात को डाल्टन ने प्रतिपादित किया है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, प्राउस्ट, रिचर, डाल्टन या लाउसिए ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्थिर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, निश्चित। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया है, स्थिर अनुपात के नियम को प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सेम है, देख लो, चारों क्वेश्चन है, चारों में प्राउस्ट, रिचर, डाल्टन, लाउसिए, प्राउस्ट, रिचर, डाल्टन, लाउसिए, प्राउस्ट, रिचर, डाल्टन, लाउसिए, इसमें भी सेम। क्लियर है, चलो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो एक ऑप्शन बच गया, कौन सा, रिचर। अब रिचर यहाँ पास व्युत्क्रम अनुपात का नियम, एक बुक है नवबोध करके, ठीक है, उसमें रिएक्टर दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, रिएक्टर। ये नाम दे रखा है किसका, प्रतिपादित करने वाले का नाम दिया है रिएक्टर। गुणित अनुपात को व्युत्क्रम अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया, रिएक्टर ने। ऐसे दिया हुआ है किसमें, नवबोध के बुक में। ठीक है, जो कि गलत है। आप अगर नवबोध के बुक यूज करते होंगे तो एक बार ध्यान देना, ये चीज व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिएक्टर ने दिया है, जो कि गलत है। किसने प्रतिपादित किया था, रिचर ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 400.20 में सार्थक अंक कितना होगा। हमने सार्थक अंक निकालने के नियम पढ़े हैं, 7 नियम होता है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखना कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन, जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन है वो लिखा हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, 400.20 में सार्थक अंक कितना होगा। तो सार्थक अंक कैसे काउंट करते हैं, यहाँ नीचे देखो तो 400.20। सबसे पहले तो यहाँ पास अननोन नंबर है, अशून्य संख्या है। अशून्य किसको बोलते हैं, 1 से लेकर 9 तक अशून्य होती है। ठीक है, उसको मार्क कर लो, तो 4 और 2, ये दोनों तो गिनेंगे ही, ये दोनों हर एक जगह काम आएगा। ठीक है, जो अशून्य होता है वो हर जगह काउंट करेंगे। दूसरा रूल कहता है कि, दूसरा रूल क्या कहते हैं, 2 अशून्य के बीच में अगर 0 हो, 2 अशून्य संख्या उसके बीच में 0 हो, उसको भी सार्थक अंक में लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डबल 0 है उसको भी हम क्या लेंगे, सार्थक अंक में लेंगे। ठीक है, ये जो 0 है, 2 अशून्य, ये 4 और 2 क्या है, अशून्य अंक है, उसके बीच में 0 है, उसको सार्थक अंक गिनते हैं। क्लियर है, तो 4 और 2 के बीच आने वाले 0 को हम लोग सार्थक अंक लेंगे। अब एक और रूल कहता है, पॉइंट के बाद किसी अशून्य संख्या, ये पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अशून्य अंक कौन सी आ रही है, 2, तो उसके आगे राइट साइड, ठीक है, दाईं तरफ के 0 को भी सार्थक अंक गिनते हैं, तो इसको भी सार्थक अंक में गिनेंगे। पॉइंट के बाद अगर शून्य आता है, पॉइंट के बाद किसी संख्या के बाद, जैसे यहां पास अगर ये क्वेश्चन भी रहता ना 400.00, तब भी हम पॉइंट के बाद वाले को काउंट करते, क्योंकि यहां पास देखो पॉइंट के बाद जो 00 है उसके लेफ्ट में 4 आ गया है, अशून्य आ गया है, तो इसको काउंट करते। ठीक है, चलो, तो यहां पास इसमें डाउट नहीं होना कि सर पॉइंट के बाद कोई संख्या होना जरूरी है क्या करके, तो पॉइंट के बाद संख्या जरूरी होना नहीं है,
पॉइंट वाला डिजिट के पहले यहाँ 2 है या फिर यहाँ पास 4 है, चलेगा। 2 है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं राइट साइड जो 2 है उसके बाद 0 को काउंट करेंगे, अगर 4 भी रहता तब भी करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 400.2। पहला देखो 4 और 2 को क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों अशून्य हैं। दोनों 0 क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये अशून्य के बीच है। और इस 0 को क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि 0 के बाद जो संख्या है अशून्य संख्या उसके बाद 0 आती है, उसको काउंट करते हैं। तो इसमें टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सभी काउंट करना है। टिक कर दो, 5 कहाँ पास लिखे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 4010 मीटर में सार्थक अंक कितना होगा। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और बताइए इसमें 4010 4010 में सार्थक अंक कितना होगा। ठीक है, पता चला क्या? ओके, तो 4010 में सार्थक अंक कितना हो जाएगा। सबसे पहले फिर से रूल फॉलो करो, मीटर, मीटर में दिया है, हम भी लिखे मीटर। यहाँ पास अगर मीटर, सेंटीमीटर या कैसे भी किलोग्राम वगैरह या केल्विन ऐसा टाइप कोई भी मात्रक दिया हो, मात्रक देने से क्या समझ आता है कि उसको मापन से प्राप्त किए गए हैं, और मापन से प्राप्त किए रहेंगे तो संख्या के बाद आने वाली दाईं तरफ आने वाली 0 को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखो 4 को तो काउंट करेंगे और 1 को करेंगे ही, और दोनों अशून्य के बीच के 0 को भी काउंट करेंगे। इस 0 को भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये मापन से प्राप्त है। अगर मापन से प्राप्त नहीं रहता तो इस 0 को काउंट नहीं करते। मापन से प्राप्त है तो राइट साइड के सभी 0 को काउंट करते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा सार्थक अंक देखो तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है 4010, यहाँ पास मीटर दिया था, यहाँ पास नहीं दिया है। 4010 में सार्थक अंक कितना होगा। देखो यहाँ पास फिर से लिख देते हैं, इस मीटर को हटा देते हैं, तब सार्थक अंक कितना होगा। रूल नंबर 1 बोलते हैं अशून्य को काउंट करो, तो मार्क कर दिए। अशून्य के बीच में 0 हो, रूल नंबर 2 बोलता है, उसको भी कर दिए। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, जो संख्या के बाद आती है उसके लिए कोई रूल नहीं है। हाँ, लेकिन मीटर जब दिया था तो रूल था। ठीक है, क्या बोल रहा था, मापन से प्राप्त हो तो राइट साइड के 0 को काउंट करो, लेकिन ये मापन से प्राप्त नहीं है। देखो कोई भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, केल्विन या कोई भी डिग्री सेल्सियस वगैरह कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो वहां पास क्या इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 0.04100। ठीक है, अभी पॉइंट वाला क्वेश्चन किए उसी रूल से करेंगे। यहां पास देखो तो क्या अशून्यांक को करेंगे ही, दशमलव के बाद अगर राइट हैंड साइड में दाईं तरफ अशून्य आती है और उसके बाद 0 आता है तो उसको भी सार्थक अंक में लेते हैं, ले लेंगे। पहले के लिए वापस से कोई रूल नहीं बना है। ठीक है, कोई भी अशून्यांक के पहले 0 हो उसके लिए फिर से कोई रूल नहीं है, पॉइंट हो या ना हो। ठीक है, तो इसको सार्थक अंक नहीं लेंगे। क्लियर है, तो हमारा क्या 4 और 1 अशून्य था, इसलिए दशमलव के बाद अशून्य संख्या के बाद 0 आता है उसको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पास ये टोटल कितना हो गया 4। टिक कर दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो तो, जिसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो क्या कहलाता है। जब हमने पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे थे तो ये चीज देखा था। पदार्थ के प्रकार में जब भौतिक वर्गीकरण देख रहे थे, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण देख रहे थे, उसमें 3 प्रकार पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और की तीनों की परिभाषा आयतन और आकार में ही बोलते थे। अगर आयतन निश्चित और आकार निश्चित दोनों के दोनों अगर निश्चित हो तो उसको बोलते हैं ठोस। दोनों अगर निश्चित हो तो बोलते हैं ठोस। ठीक है, अगर आयतन निश्चित है और आकार अनिश्चित है तो उसको बोलते हैं द्रव। ठीक है, आयतन अगर निश्चित है और आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, उसको द्रव बोलते हैं। हमारा आंसर यही होगा द्रव। ठीक है, क्योंकि द्रव का देखो तो द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। कोई भी टाइप के द्रव की बात करें तो द्रव्यमान बोलो या आयतन बोलो होता है। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में द्रव भरा हुआ है, पानी भरी हुई है, तो इसका आयतन है कि नहीं है, जितना जगह घेर रहे वही उसका आयतन होगा। ठीक है, तो इसका आयतन है, लेकिन इसका कोई आकार है क्या। अभी देखो ये क्यूबॉइड में है,
एक घनाभ आकार का बॉटल में है तब ये घनाभ आकार है पानी। अगर इसको सर्कुलर टाइप किसी में डाल दूं तो किसी दूसरे बॉटल में, यहाँ पास अगर डाल दूं तो इस बॉटल में अगर डाल दूं तो इसमें पानी को कौन से आकार आ जाएगा, सिलेंड्रिकल आकार आ जाएगा। कोई दूसरे चीज में डालूंगा तो उसी शेप का हो जाएगा जिस शेप का वो बर्तन पात्र होगा। ठीक है, तो ये पानी का या द्रव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। हम जैसे जैसे बर्तनों में उसको शिफ्ट करते जाते हैं वैसी वैसी आकार ले लेते हैं, कोई फिक्स आकार नहीं होता। एक बूंद ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे तो वो कौन सा आकार बनेगा हमें कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता। तो आकार क्या रहती है, अनिश्चित रहती है, और आकार लिखा है अनिश्चित, लेकिन आयतन होती है, इसीलिए द्रव हमारा करेक्ट आंसर है। गैस के लिए क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों अनिश्चित होती है, आयतन भी अनिश्चित होती है और आकार भी अनिश्चित होती है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार तो यही सब है। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण बोले ठोस द्रव गैस, या पदार्थ को बोले तो जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है और कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं उसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। गैस दोनों अनिश्चित होना चाहिए, ठोस दोनों निश्चित होना चाहिए, द्रव के लिए एक निश्चित एक अनिश्चित। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पास एक क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा, आवोगैड्रो संख्या का मान लिखिए, आवोगैड्रो संख्या का मान लिखिए, या एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। हमने कितना पढ़ा है, 6.023 क्रॉस 10⁻23। ठीक है, और अगर आप बुक वगैरह में पढ़ रहे होंगे तो दिया है उसमें अलग दिया हुआ है। क्या अलग दिया हुआ है, यहाँ पास यूज किया है 6.022 क्रॉस 10⁻23। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कुछ बुक में 23 दिया है, यहाँ पॉइंट के बाद 023 दिया है, पॉइंट के बाद 02 किसी दूसरे बुक में दिया है। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, कोई भी एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पास दिखाई देगा अभी। ठीक है, देखो अब आप कौन से याद करना वो बता रहा हूं। देखो ये वाला याद करने से क्या होगा, यहाँ पास 22 है और यहाँ पास 23 है। अगर आप गलती से इसको 23 समझ लिए, इसको 22 समझ लिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर इसको गलती से क्या लिखते हैं, 6.023 क्रॉस 10⁻22। आपने 22 और 23 तो पढ़ा है, प्लेस अगर याद नहीं रहा तो आगे पीछे कर दिए, तो इसलिए आप इसको याद मत करना। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, लेकिन इसको आप याद ना करके यहाँ पास ये वाला याद करना, दोनों के जगह 23 लेना। ठीक है, चलो ऑप्शन में चेक करते हैं। देखो 6.23 6.22 वाला तो गलत होगा, 6 पॉइंट के बाद 0 आना चाहिए। देखो पॉइंट के बाद 0 आया, पॉइंट के बाद 0 आया, तो पॉइंट के बाद 0 यहाँ, पॉइंट के बाद 0 यहाँ। 23 भी करेक्ट है, 22 भी करेक्ट है, लेकिन पावर चेक करते हैं, 10 टू द पावर में कितना होना चाहिए, 23। देखो यहाँ पास 23 है, यहाँ पास 22 है। करेक्ट कौन से है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। रासायनिक समीकरण को किस नियम के अनुसार संतुलित में रखा जाता है। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित में रखते हैं, लेकिन किस नियम के अनुसार, गुणित अनुपात के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम। किसके नियम के अनुसार, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं, एक फिक्स रखते हैं और दूसरा वाला को क्या करते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। उदाहरण में लिए थे हम लोग H2O और H2O2। यहाँ पास हमने कोई अभिक्रिया नहीं दिखाई थी, रासायनिक समीकरण नहीं बनाया था। यहाँ पास देखो H2 को फिक्स रखा था और दूसरा वाला O और O2 के द्रव्यमान का अनुपात निकाले थे, जो सरल अनुपात में आता है। एक को फिक्स रखते हैं और दूसरे के द्रव्यमान का सरल अनुपात निकालते हैं। ठीक है, उसको गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। तो यहाँ पास तो कोई रासायनिक समीकरण जैसे दिखाई नहीं दिया, तो ये गलत है। बात करते हैं अब द्रव्यमान को छोड़ो, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलते हैं, कोई भी पदार्थ, जैसे एग्जांपल के लिए H2, पानी कहीं से भी लाओ, तालाब से लाओ या समुद्र से लाओ, या घर में जो टैप वाटर यूज करते हैं वो लाओ, या बारिश का पानी, किसी भी फिल्टर करेंगे, उसको फिल्टर करके H2O के फॉर्म में लाएंगे, या फिल्टर बस करेंगे पानी के फॉर्मूले में लाएंगे, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है परमाणु के अनुसार 2:1 रहेगा। मतलब हाइड्रोजन का 2 ही रहेगा और ऑक्सीजन का 1 ही रहेगा।
या द्रव्यमान के अनुसार बोलेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16, सरल करेंगे तो 1:8। पानी को कहीं से भी पकड़ कर लाएं, उसको फिल्टर करेंगे तो उसका अनुपात 1:8, उसके द्रव्यमान का अनुपात, उसमें परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। यहाँ पास कोई रासायनिक समीकरण जैसे बात की है क्या, नहीं ना, तो ये भी गलत। अगला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पास 3 अलग अलग चीजें लेते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पास पहला और दूसरा तत्व, इसका नाम 1, इसका नाम 2, पहला और दूसरा तत्व तीसरे से अलग अलग संयोग करते हैं। देखो पहला तीसरे से किया, दूसरा तीसरे से कर रहे हैं। तो यहाँ पास अगर पॉसिबल हुआ पहला और दूसरा में संयोग होने का, तो पहला और दूसरे के संयोग का जो अनुपात होगा, यहाँ पास जो द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे वो कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से अलग अलग जगह से प्राप्त करेंगे, वहां से मिलेगा। समझ नहीं आया क्या, ठीक है। यहाँ पास तो थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो हमारे प्रीवियस वीडियो में व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमने बता रखा है, ठीक है, आप वहाँ पास जाके देखिए। क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये वाला क्या बताते हैं, यहाँ पास कोई रासायनिक समीकरण बना रहे हैं क्या, कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं बना रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। बचा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पास रासायनिक समीकरण की बात हुई है, H2 + O2 से H2O बना रहे हैं, हाइड्रोजन और पानी से H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पास अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान को समान होना पड़ेगा। तो समान कब निकालेंगे, पहले बैलेंस करेंगे तभी तो निकालेंगे ना। अभी बैलेंस है क्या, नहीं है। बैलेंस करने के लिए देखो O2 है यहाँ पास, ऑक्सीजन की 1 मात्रा 2 कर दो, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर भी 2 का कर दो। अब बैलेंस हुआ। अब अगर निकालेंगे तो देखो द्रव्यमान समान आएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हाइड्रोजन है यहाँ पास 4, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 36। यहाँ पास देखो तो 2 को अभी रहने दो, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, 18 गुनी 2 36, दोनों तरफ देखो 36 36 आ रहा है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताते हैं। ये 36 36 नहीं आता अगर बैलेंस नहीं करते तो, ठीक है। तो बैलेंस करना जरूरी है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करती है। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी सॉल्यूशन, बिना कोई सॉल्यूशन के इतना पूरा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब याद रखना होगा। ये नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई में तो पूछे जाएंगे, ठीक है। जेई में कम चांस रहता है ये पूछे जाने का, लेकिन पूछे जाते हैं कभी कभी, और नीट में मैक्सिमम चांस इसी में रहता है। जो न्यूमेरिकल किए हैं वो जेई में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जेई में ज़्यादा पूछा जाता है और नीट में थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल जेई में नहीं आता, जेई में भी आता है, ठीक है, लेकिन कम आता है। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पूरा नीट और जेई का क्वेश्चन यही पास खत्म करते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। पिछला 2 वीडियो बन गया और इसके मिला के 3 वीडियो। क्लियर है। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चलो।